हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। सो स्टूडेंट, मैं लेकर आ गया हूं 12th क्लास का हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जो आपका 24 तारीख को होने वाला है। मैं गारंटी देता हूं अगर आप इसे पढ़ के जाते हैं 24 फरवरी तक, तो मैं गारंटी देता हूँ आप 100 में से 100 नंबर पूरे लाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने स्टूडेंट इस वीडियो में जो रखे हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही टॉपिक रखे हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने 20 प्रश्नों को रखा है जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनसे आपकी पूरी हेल्प होगी, तो अच्छी तरह से ना पढ़ के जाना। ठीक है, तो मैं इन्हें जल्दी जल्दी करता जाऊँगा, ऊपर स्क्रॉल करता जाऊँगा। इनसे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप इन्हें अपने आधार पर नोट करते जाना या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाना, बाद में इनके आंसर छांट लेना। क्योंकि मैं अगर इनका आंसर देता जाऊँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो देखते जाइएगा आप। जैसे यहाँ पर है खंड का है, खंड का में हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को रखा है। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छी तरह से देखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसमें 20 प्रश्न रखे हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे हेल्प करने वाले हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ से जो प्रश्न शुरू होते हैं ये स्टूडेंट गद्यांश के आधार पर हैं। ठीक है, गद्यांश पर आपको राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल से गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और ये भी मैं बताऊंगा स्टूडेंट का कौन कौन से गद्यांश को आपको पढ़ना है। इसी वीडियो में मैं सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा, आपको कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है पद्यांश। ठीक है, पद्यांश में पवन दूतिका, ठीक है, और श्रद्धा मनु, और उसके बाद है गीत मेहदिनी वर्मा। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाने, और इनमें कौन कौन से पढ़ के जाने वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ से है लेखक का जीवन परिचय। लेखक के जीवन परिचय में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको इसे अच्छी तरह से याद करके जाना है। हमने इसे लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो साथ के साथ इसे लिख सकते हैं। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे देखते हैं उसके बाद। ठीक है, ऐसे आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे जी। जीवन परिचय पूरा, जीवन परिचय के साथ साथ हमने इसमें साहित्य को परिचय की चीज़ों को भी जोड़ा है जिन्हें आप लिखते जाना। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की यहाँ पर कृतियाँ हैं। ओके, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह में ये टॉपिक हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। उसके बाद इसमें ऐतिहासिक पौराणिक निबंध हैं। ठीक है, जो इन्होंने लिखे थे। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट हैं इसमें, दूसरे नंबर पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 2 जीवन परिचय आपको याद करके जाने हैं, और वो भी किस में से हैं, लेखकों में से। ठीक है, अच्छी तरह से आप पढ़ के जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हैं कवियों का जीवन परिचय। कवियों के जीवन परिचय में आपको 2 जीवन परिचय याद रखने हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। और अगर आपने दूसरे किसी को भी याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ साथ इनकी भी मेन चीज़ों को आप याद करते जाना। ओके स्टूडेंट, आपको पता है 5 नंबर में आपका लेखक का जीवन परिचय आता है और 5 नंबर में ही आपका कवि का जीवन परिचय आता है। अगर अच्छी तरह से याद करके जाते हो तो 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। आगे स्टूडेंट देखते हैं। ये जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है, ये साहित्यिक परिचय है उनका। ठीक है, साहित्यिक परिचय। ओके, आप अच्छी तरह से इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट, आप इसे याद करते जाना। उसके साथ आपको यहाँ पर दे रखा है गद्य और रेखा चित्र, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पाठ के साथी। ठीक है, ये आपको याद करके जाने हैं। आगे यहाँ पर महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट। 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाती है पंचलाइट एवं बहादुर की कहानी। ठीक है, किसी एक को आपको लिखना होता है, चाहे तो आप पंचलाइट लिखें या फिर बहादुर की कहानी को लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ उद्देश्य दे रखा है किसका, पंचलाइट का। तो पंचलाइट पर ही एक छोटी सी हमने इस कहानी को यहाँ पर लिखा है। अगर आपको ये भाषा समझ में आती है तो इसे याद करें, अगर आपने पहले से याद करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे इसे देखते जाना, अगर चाहो तो लिख लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये
ये आपकी पूरी कहानी है, पंचलाइट के आधार पर कहानी है। इसे आप अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे पंचलाइट पे लिख रहे हो चाहे बहादुर पे लिख रहे हो, बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द और कम से कम 80 शब्द पर आपको कहानी लिख के आनी है। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, आप देखेंगे ये है खंड काव्य। खंड काव्य में वो कह रहा है कि अपने ज़िले के अनुसार आपको याद करके जाना है, और ये आपको 5 नंबर में देखने को मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें याद क्या करके जाना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ध्यान हो तो ऑनलाइन क्लास में आलोक व्रत कराया था। क्या कराया था? आलोक व्रत। तो आपको आलोक व्रत को अच्छी तरह से याद करके जाना है। आलोक व्रत में गांधी जी का चरित्र चित्रण है, उसे आप अच्छी तरह से याद करके जाना, वही आपका पेपर में 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है स्टूडेंट, आलोक व्रत अच्छी तरह से याद करके जाना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर है खंड खा। खंड खा में आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा संस्कृत गद्य पद्य, और उसके क्या करने तुम्हें हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप देखेंगे श्लोक में सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, नंबर 1 पे ये वाला क्वेश्चन है। इसके साथ देखो संदर्भ भी लिखा है हमने और अनुवाद भी लिखा है। आप इसे अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसी आधार पर आपको एग्जाम में करके आना। सबसे पहले संदर्भ लिखना है और दूसरे नंबर पर आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। और स्टूडेंट मैं ऑनलाइन क्लास में सारी चीज़ें आपको बता चुका था। अब भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या फिर कोचिंग पर आकर मिल भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे श्लोक नंबर 2 है इसमें। ठीक है, 2 पर ये भी मैंने करा दिया था। इसमें भी देखो सबसे पहले ये संदर्भ लिखा है, संदर्भ में यहाँ पर लिखा है पूर्वत। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पूर्वत का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर भी एग्जाम में पूर्वत ही लिख के आएंगे। पूर्वत नहीं लिखना है। आपको क्या करना है एग्जाम में, ये जो ऊपर वाली जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो ये वाली पंक्तियाँ नीचे वाले में आनी है सेम। तो आपको ये याद रखनी है सेम। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट, नंबर 3 श्लोक है ये वाला। नंबर 3 में जल बिंदु है। जल बिंदु के लिए भी पूर्वत दे रखा है, यानी आपको सबसे पहले वाला ही संदर्भ याद रखना है, जो इसमें भी आपका काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये संदर्भ हो गया और ये अनुवाद हो गया। उसके बाद आप स्टूडेंट देखेंगे नंबर 4 पर है श्लोक। नंबर 4 पर ये काव्य शास्त्र है। इसका संदर्भ पूर्वत यानी सबसे पहले वाला ही है और अनुवाद आप याद करके जाएंगे स्टूडेंट। आगे उसके बाद है नंबर 5 श्लोक। ठीक है, नंबर 5 पर है न चौराहार्य। ठीक है, इसका भी संदर्भ पूर्वत है, पहले वाली याद रखना है और अनुवाद याद करना है। स्टूडेंट आगे देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे दे रखे हैं। आपको अच्छी तरह से याद करके जाने हैं। मैंने पहले ही वो करा दिए थे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ओके, आगे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। 5 नंबर में आएगा, ये कहीं से भी आ सकता है, तो आप इसे अच्छी तरह से स्टडी करके जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आपका शुरू होता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपको याद करना है शब्द युगम, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और वाक्यों में त्रुटिमार्जन, यानी जो वाक्य गलत होते हैं उनके आधार पर। ठीक है, और उसके बाद नंबर 12 पर है रस, छंद और अलंकार। तो इन्हें देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम छंद देखते हैं। सबसे पहले छंद में दोहा है। दोहा का ये परिभाषा है और ये आपका उदाहरण है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप याद रखेंगे दोहा का उदाहरण और परिभाषाएं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, उसके बाद है सोरठा छंद। यहाँ सोरठा छंद का आपको उदाहरण और परिभाषा देखने को मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप कन्फ्यूज़न हो, जो ये आप देख रहे होंगे 1S 1SS 1 और S1, ये जो है ये मैं बता दूं आपको क्या है, ये मात्राएं हैं। क्या हैं? मात्राएं, जो मैंने आपको याद कराई थी। जैसे कि मान लो यहाँ लिखा हुआ है आग, तो आग का मतलब ये है कि ये जो आ लिखा हुआ है इसका मतलब है एस का मतलब 2 होता है, और ग लिखा हुआ है इसका मतलब है 1। जो बड़े साउंड आते हैं जिन्हें हम दीर्घ बोलते हैं उनके साथ मात्राएं ये वाली लगती हैं, और जिन्हें हम जो लघु होते हैं उनके साथ 1 मात्रा लगती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर है रोला छंद। ठीक है, रोला छंद में यहाँ इसकी परिभाषा है और ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब उदाहरण हैं उनके। आगे देखते हैं, यहाँ से शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट आपके अलंकार। अलंकार में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार है। आप इन चीज़ों को पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ इस अनुप्रास अलंकार की परिभाषा याद करनी है और ये आपका उदाहरण है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अनुप्रास के साथ ही यमक अलंकार। यमक अलंकार की ये परिभाषा है और ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं,
यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की ये परिभाषा है और ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण आवेदन पत्र, यानी आपको 10 नंबर में आवेदन पत्र देखने को मिल जाता है। प्रश्न ये है कि हमें लिखना कौन सा है। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पर बता देता हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के आधार पर। आपको अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है, जो एक फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मेट बैंक से ऋण लेने के लिए है। तो आप इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, इसका यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ये 3 नंबर में आप देख रहे होंगे, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम पर प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखो। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट अगला आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है निबंध। निबंध में क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि कौन सा निबंध याद करके जाएं, क्योंकि आता भी 10 नंबर का और डाउट होना भी जरूरी है। तो स्टूडेंट आप टेंशन न लें, मैं जो आपको निबंध कराने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। सबसे पहला है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, दूसरा है साहित्य समाज का दर्पण, तीसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, और चौथा और पांचवा है स्टूडेंट इसमें पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, और पांचवा है बढ़ती जनसंख्या एवं नियंत्रण। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इनमें से कोई भी 1 या 2 निबंध याद करके जाना, आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो स्टूडेंट आगे हमें ये देखना है कि कौन से गद्य और पद्य हमें याद करके जाने हैं बोर्ड के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें आपको भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। इसमें आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इस तरह से। तो ये प्रश्न जो होते हैं 2 नंबर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इन पर आपको विशेष करके ध्यान देना है। संदर्भ आपको लिखना पहले से ही आता होगा, जैसे आप सबसे पहले हेडिंग डालते हैं संदर्भ और उसमें लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से इस पाठ से अवतरित है और इसके लेखक ये हैं। ठीक है, और व्याख्या में आपको ये बताना होता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से, यानी जो रेखांकित पंक्ति हैं ये वाली, सिर्फ रेखांकित पंक्तियों की बतानी, पूरे की आपको नहीं बताना। ठीक है, कि इन पंक्तियों के माध्यम से या इन पंक्तियों के बारे में हमसे लेखक पूछना क्या चाहता है, तो बस उसका आपको उत्तर देना यानी व्याख्या करनी है। और बाकी ये जो प्रश्न हैं इनको आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है। आगे स्टूडेंट नंबर ख देखेंगे। नंबर ख में आपको दे रखा है कि कुछ निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो। उसके बाद है नंबर 3 पर है यहाँ भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। इसमें भी देखो आप देख रहे होंगे संदर्भ व्याख्या दे रखी है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। उसके बाद आपको जो पद्यांश याद रखना है, एक पद्यांश है इसमें बीती व्यवहारी जागरी, आपको ये याद करके जाना है। और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना होता है, जो आपने गद्यांश में किया था वही करना है। जैसे कि आप देखेंगे इसका संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। स्टूडेंट आगे देखते हैं, यहाँ पर हम यहाँ से है संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश में आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो जैसे सबसे पहला ये दे रखा धन्योदम वाला, इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। या फिर ये है खा है अतिथे प्रथम कल्पे है, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। आगे स्टूडेंट आप देखेंगे संस्कृत पद्यांश का भी आपको हिंदी अनुवाद ही करना होता है, संदर्भ लिखना होता है और हिंदी अनुवाद। इसमें आपको क ख और ग 3 दिए हैं। इनमें से आपको सिर्फ इतना बताना होता है कि प्रस्तुत पाठ कौन सा है, लेखक कौन से हैं, क्योंकि इसमें आपको संदर्भ भी लिखना होता है और हिंदी अनुवाद। ये बिल्कुल वही जो मैंने पिछली बार आपको वीडियो में कराए थे, ये श्लोक के आधार पर होता है। बिल्कुल किसके आधार पर होता है, श्लोक के आधार पर। ठीक है, आगे देखेंगे स्टूडेंट, आगे देखेंगे आप यहाँ पर अगला जो गद्यांश है वह है रमणीयता और नित्य नूतनता। ठीक है, और अगला है जन का प्रभाव अनंत होता है। ये हमने सभी जो गद्यांश रखे हैं वो रखे हैं जो आपके पेपर में आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आगे स्टूडेंट देखेंगे आप, यहाँ पर है अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। आगे स्टूडेंट देखेंगे ये वाला, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम, इस तरह से आपको और गद्यांश देखने को मिल सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक है, आगे ये जो स्टूडेंट ये हैं ये पद्यांश हैं। क्या है ये,
पद्यांश। ठीक है, अभी जो मैंने कराए थे वो उस पेपर में हम, क्योंकि हमने पेपर जो बच्चों का लिया था उसमें अलग डिवाइड कर दिया था, इसकी वजह से ये दूसरे पेज पर है। ठीक है, आगे यहाँ पर है ये वाला, कोई प्यारा क्वेश्चन ये वाला, आप अच्छी तरह से इसे याद करके जाएंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट ये वाला है संस्कृत गद्यांश, इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से आप याद करके जाना। और मैं स्टूडेंट गारंटी देता हूँ अब आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो गद्यांश और पद्यांश सारी चीज़ जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर आएगा तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा, अन्यथा कहीं से और आने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। और इसी चैनल पर आपको इंग्लिश की फुल वीडियो मिलने वाली है इंग्लिश के पेपर के लिए, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।